हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर संस्थान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो अल्टरनेट डेज पर जो है वो आपको वीडियो ये प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी आप ध्यान देंगे कि ये आपको जो है मंगलवार, ठीक है, और बृहस्पतिवार और शनिवार, ठीक है, ये 3 दिन जो सप्ताह में होंगे इसमें आपको अल्टरनेट डेज पे जो ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा यूट्यूब चैनल पर। तो इसी कड़ी में जो है आज बृहस्पतिवार 20 अगस्त को जो ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है, इसमें क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के। जैसे कि हर वीडियो में रहते हैं आपके लिए क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सभी क्वेश्चन जो है वह यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं, वीडियो जो है आपको पसंद आता है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है ये चीज़, तो इसको लाइक और शेयर करने में कोई कमी मत किया करें आप, ठीक है। चलिएगा, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हो, सामने लिखा हुआ है कि खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एसीजे अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है पिक्चर में, फोटो में एक संस्था दिख रही है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म। ये एक संस्था है और इस संस्था के द्वारा यहाँ पर ये पुरस्कार दिया जाता है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है? खोजी पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है नितिन सेठी, ऑप्शन बी जोशी जोसेफ, ऑप्शन सी नेहा दीक्षित, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो चित्रा सुब्रमण्यम। सही आंसर इसमें आपको बताना है, तो जिसका सही आंसर है वो है पहला ऑप्शन है, यानी कि नितिन सेठी। ये इसके यानी कि ये अवार्ड इन्हीं को दिया गया है, एसीजे अवार्ड खोजी पत्रकारिता के लिए। तो देखते हैं इसका स्पष्टीकरण वगैरह। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो पत्रकार हैं, पत्रकार नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह। इन दोनों लोगों को पत्रकार दिए गए हैं। और जो नितिन सेठी को पत्रकार जो अवार्ड मिला है वो है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड, ठीक है, 2019 का। इन्हें क्यों मिला है? तो ये खोजी पत्रकारिता के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है, देख रहे हैं आप। और दूसरे अवार्ड का नाम है कि केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड, ठीक है। दूसरे अवार्ड का नाम क्या है? केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड। ये क्यों मिला है? ये सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए मिलता है। और ये अवार्ड किसको दिया गया है? शिव सहाय सिंह को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अवार्ड ध्यान रखने हैं, दो हैं। एक है खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड, वो मिला है नितिन सेठी को। और सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए जो है केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड, वो दिया गया शिव सहाय सिंह को। पुरस्कार जो है यहाँ पर आप देखने लिखा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो मुख्य वैज्ञानिक हैं सौम्या स्वामीनाथन, भारतीय हैं, इनके द्वारा पुरस्कार दिया गया है। 2021 की क्लास के उद्घाटन पर एक वर्चुअल समारोह के दौरान प्रदान किए गए। तो एक यानी कि 2021 जो आगामी है उसकी क्लासेस के उद्घाटन के अवसर पर एक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक वर्चुअल समारोह के दौरान ये पुरस्कार सौम्या स्वामीनाथन के द्वारा दिए गए। यहाँ पर अगली लाइन में जो है नितिन सेठी के बारे में बता रहा है, ये क्या है? तो नितिन सेठी हफिंगन पोस्ट में पत्रकार हैं। एक जो है वो हफ पोस्ट करके वेबसाइट है, आप देखोगे गूगल पे जाके, तो उसी के नितिन सेठी पत्रकार हैं। और उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? पुरस्कार इन्हें दिया गया है, यह जो है पैसा पॉलिटिक्स एक इनकी जो है रचना है, और उसकी 6 भाग वाली एक श्रृंखला यानी पुस्तक है, पैसा पॉलिटिक्स नामक एक इनकी श्रृंखला है, उसके लिए इनको पुरस्कार मिला हुआ है। शिव सहाय सिंह के बारे में बताया गया है कि शिव सहाय सिंह जो हैं ये द हिंदू में पत्रकार हैं। उन्होंने द हिंदू में प्रकाशित डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन ऑन जो है फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है झारखंड, ये एक कहानी है इनकी, इसके द्वारा इसकी वजह से इनको पुरस्कार शिव सहाय सिंह को मिला है हुआ है। ये द हिंदू में पत्रकार हैं। इसके बाद एसीजी के बारे में लिखा हुआ है कि ये मीडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से एसीजी ने भारतीय के लिए सामाजिक प्रभाव के लिए खोजी पत्रकारिता और पत्रकारिता के सर्वोत्तम कार्यों को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए इन दो पुरस्कारों की स्थापना की है। और आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं एसीजे का जो है यहाँ पर मुख्यालय बताया गया है, कहाँ पर है? तो एसीजे का मुख्यालय है जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और एसीजे के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है शशि कुमार, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखना आपको, पहला क्वेश्चन है खोजी पत्रकारिता के लिए और जो है केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड किसे किसे दिए गए हैं। तो आपके सामने सारा ये इसमें डिटेल्स में लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको वही पॉइंट्स आप केवल इसको नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को वार्षिक रूप से मनाया जाता है। इस दिन के लिए यानी वर्ष 2020 का विषय क्या है?
आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरनेशनल जो यूथ डे है उसका 2020 में मुख्य विषय क्या है, जो कि 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस है वो हर साल कब मनाते हैं, 12 अगस्त को मनाते हैं। और इस बार उसका मुख्य विषय क्या था ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यूथ सिविक इंगेजमेंट, और सेकंड ऑप्शन है गरीबी उन्मूलन और सतत उपभोग और उत्पादन हासिल करना। थर्ड ऑप्शन है ग्लोबल एक्शन के लिए यूथ इंगेजमेंट, और जो चौथा ऑप्शन है वो है परिवर्तनकारी शिक्षा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन थर्ड, यानी कि ग्लोबल एक्शन के लिए यूथ एंगेजमेंट, ये इसका सही आंसर है। तो देखते हैं इसके स्पष्टीकरण पर एक नज़र डालते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को जो मनाया जाता है, तो यहाँ पर है कि हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन क्यों मनाते हैं ये बात बताई जा रही है कि यह दिन युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यानी कि जो युवा हैं, जो समाज की भलाई के लिए जो भी कार्य वो करते हैं, वो जो भी वो प्रयास करते हैं, उन प्रयासों को मान्यता देने के लिए, ठीक है ना, उनको कह सकते हो कि उनको यानी कि उत्साहित करने के लिए, उनको और मोटिवेट करने के लिए यह दिवस मनाते हैं। और यह दिवस की घोषणा किसने की थी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, यहाँ पर आप एक देख रहे नाम, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोलते हैं, 1999 में इसने घोषणा की थी। और उस सिफारिश के बाद जो है वैश्विक परिवर्तन लाने में युवाओं के योगदान को क्या करने के लिए, उसको यानी कि देखने के लिए, उसको बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 12 अगस्त को ये मनाने का निर्णय किया गया। और पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 अगस्त वर्ष 2000 को मनाया गया था। ठीक है, तो 2000 को पहली बार ये 12 अगस्त को मनाया गया था, 1999 में इसकी घोषणा की गई थी। और इस साल की थीम जो है आप देख रहे हैं, लिखी हुई है आपके सामने, क्या है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसे युवाओं के जुड़ाव पर ध्यान देना जिनका जो है वैश्विक प्रभाव है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ये इंटरनेशनल यूथ डे का इस बार का थीम है। तो ध्यान रखना आपको, इसमें जो चीज़ें नोट करनी है आपको अपनी कॉपी पर, वो ये नोट करनी है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, 12 अगस्त को, और इस बार का मुख्य विषय क्या है, कब से मना रहे हैं, और घोषणा कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। ये 3 से 4 पॉइंट्स जो हैं यही अपने कॉपी पर आपको नोट करने हैं। ठीक है, बाकी जो कहानी जो मैंने बताई है वो आपके समझने के लिए है। इसी के और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो तो मनाते हैं 12 अगस्त को, लेकिन जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, ठीक है ना, नेशनल यूथ डे जो होता है, वो आपको मालूम होगा कब होता है, 12 जनवरी को होता है हर साल। 12 जनवरी यानी कि जो है स्वामी विवेकानंद जी का जो है वो जयंती है, जन्मदिन है 12 जनवरी। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर ही हर साल भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो वो 12 जनवरी में होगा, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है जो वो 12 अगस्त को होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख चुके होंगे। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर, थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने वीडियो में आपको दिख रहा है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किस भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी ने ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण किया है। ठीक है ना, यानी कि जो अपर स्टेज का एक रॉकेट इंजन, ठीक है, कोई भारत की यानी कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जो है वो रॉकेट इंजन का जो अपर स्टेज है, जो अपर भाग है, उसको बनाया और उसका सफल परीक्षण भी किया। तो आपसे उस निजी कंपनी का नाम पूछ रहा है, वो भारतीय निजी कंपनी कौन सी है जिसने ऐसा किया है, और ऐसा करने वाली वह भारत की पहली निजी कंपनी बनी है। ऑप्शन 1 लिखा है स्काईरोट एरोस्पेस, ऑप्शन 2 है एयरनेट एविएशन, ऑप्शन 3 है ब्रह्मोस एरोस्पेस, और ऑप्शन 4 है बोइंग इंडिया। ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई गई है आपको, ये रॉकेट बना हुआ है। ठीक है ना, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं रॉकेट बना हुआ है। इसका जो अपर स्टेज होगा रॉकेट इंजन का, वो यहाँ पर जो है उसका सफल परीक्षण किया है। तो ऑप्शन इसका 1 जो है वो सही आंसर है, स्काई रोट एरोस्पेस। ठीक है ना, स्काई रोट एरोस्पेस, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन 1। स्पष्टीकरण देखते हैं, लिखा हुआ है कि भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरोट एरोस्पेस ने एक ऊपरी चरण रॉकेट, वही जो अपर स्टेज जो रॉकेट इंजन है रमन, भारत का जो कोई पहला 100% 3D मुद्रित द्विप्रोपेलेंट तरल रॉकेट इंजन इंजेक्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है ना, इसका नाम जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता जो सर सीवी रमन है उनके नाम पर रखा गया, और भारत में विकसित रॉकेट इंजन का परीक्षण करने वाली यह भारत की पहली निजी एरोस्पेस कंपनी बन गई है। ठीक है, तो ये सारी कहानी ना लिखते हुए आपको ये ध्यान देना है कि रॉकेट इंजन का जो है वो निर्माण करने वाली पहली निजी कंपनी भारत में कौन सी है, स्काईरोट एरोस्पेस, ये जो आपने कंपनी का नाम देखा यहाँ पर, ठीक है, ये है। और इसी के साथ जो है
इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम आपको बताते हैं। जो स्काईरोट एरोस्पेस कंपनी है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो कंपनी स्थित है आपकी हैदराबाद में। ठीक है, ध्यान देना आपको, कंपनी कहाँ स्थित है, कंपनी स्थित है हैदराबाद में। और इस कंपनी के संस्थापक हैं पवन कुमार चंदाना। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, संस्थापक हैं, वो हैं पवन कुमार चंदाना। और ये जो रॉकेट इंजन बनाया है इसने इसने ये जो बना रही है, अभी इसके 4 चरणों में रॉकेट बनना है। ठीक है, जो इसका अपर स्टेज है वो बन गया है। और रॉकेट को दिसंबर 2021 तक, कब तक, दिसंबर 2021 तक जो है वो इसरो की मदद से इस रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा यानी कि। और एरो जो ये स्काईरोट एरोस्पेस कंपनी है हैदराबाद में है, संस्थापक कौन है, पवन कुमार चंदाना इसके संस्थापक हैं। इसी के साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूँ। आपने नाम देखा है यहाँ पर अभी सीवी रमन सर का। ठीक है, सीवी रमन सर जो हैं इनके नाम पर इस रॉकेट इंजन का नाम रखा जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन। तो सीवी रमन के बारे में बताऊँ आपको, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ठीक है ना, तो सीवी रमन सर को जो है वो नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं सर सीवी रमन। ठीक है, कब मिला था, 1930 में मिला था। 1930 में जो है सीवी रमन सर को नोबेल पुरस्कार उनकी किस खोज के लिए मिला था, तो उनकी खोज है एक रमन प्रभाव। ठीक है ना, भौतिक विज्ञान में आप पढ़ते हैं रमन इफेक्ट, और उसी रमन इफेक्ट की खोज के कारण इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। एक छोटी सी जानकारी और, रमन प्रभाव की खोज जो है इन्होंने की थी 28 फरवरी 1928। ठीक है, डेट क्या है, रमन प्रभाव की इन्होंने जो खोज है वो की थी 28 फरवरी 1928। और इसी वजह से भारत सरकार फिर हर साल 28 फरवरी को क्या मनाती है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्योंकि 28 फरवरी को ही इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की और उस खोज के कारण उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो उस डेट को ऐतिहासिक और उस डेट को इम्पोर्टेंस देने के लिए हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है भारत में। रमन प्रभाव के कारण ही इनको नोबेल मिला, रमन प्रभाव के कारण ही इनको भारत सरकार की तरफ से 1954 में भारत रत्न मिला। ठीक है, और रमन प्रभाव की खोज वाली डेट को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो ये सर सीवी रमन साहब के बारे में छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी, इनसे जुड़ी हुई। और ये सारी चीज़ें कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत बार एग्जाम में चीज़ें पूछते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि जब तक आप लिखोगे नहीं, अपने कॉपी पर नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं साबित होगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको लिखना ज़रूरी है। इसी के साथ अपने अगले चौथे प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद, जिसका शॉर्ट नेम जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ICR का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ठीक है ना, तो एक संस्था है भारत में ICR। ठीक है, पूरा नाम उसका क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद। उस संस्था का बोल रहा है कि नया अध्यक्ष, प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है। ऑप्शन ईश्वर जहुवालिया, ऑप्शन 2 प्रमोद भासीन, ऑप्शन 3 है रजत कथूरिया, और ऑप्शन 4 है अमृता सुनार। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रमोद भासीन। और देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। लिखा हुआ है कि भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के थिंक टैंक के चेयरपर्सन ईश्वर जहुवालिया, जो पिछले 15 वर्षों से ये पद संभाल रहे थे, अध्यक्ष के पद का, उन्होंने स्वास्थ्य मुद्दों के कारण जो इस्तीफा दे दिया है। और अब उनकी जगह पर जो है किसको बनाया गया अध्यक्ष, वर्तमान में प्रमोद भासीन को। प्रमोद भासीन अभी तक इस संस्था के उपाध्यक्ष थे, अब जो है वो क्या हो गए हैं, अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति कर दी गई है, किसकी, प्रमोद भासीन की। ठीक है, और मैं बात करूं अगर इस ICR के बारे में, जो ये आप संस्था यहाँ पर देख रहे हो ICR, ये लिखा है इसके सामने कि क्या है, एक थिंक टैंक है। और थिंक टैंक यानी जो सरकार को पॉलिसी मेकिंग यानी कि नीति निर्माण में सरकार को जो संस्थाएं, जो लोग यानी उसको सहयोग करते हैं, ठीक है ना, और उसको हेल्प करते हैं, वो चीज़ें थिंक टैंक होती हैं। यानी जो वैचारिक संस्था जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो उस तरह से काम करता है जैसे कि नीति आयोग भी वो सरकार का एक थिंक टैंक है, एक सरकार का जो है एक वैचारिक संस्था है। उसी प्रकार से ICR भी है, भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद। ठीक है ना, और ये जो है भारतीय जो ये ICR है, ये अगस्त 1981 में स्थापित की गई थी। भारत का एक प्रमुख थिंक टैंक है, जिस प्रकार से नीति आयोग है। यह क्या करता है कि नीति निर्माण के लिए मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करता है भारत सरकार को। इसमें जो है प्रमुख नीति निर्माता जो यानी कि पॉलिसी मेकर होते हैं वो होते हैं, जो शिक्षाविद होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र के जो अनुभवी लोग,
और कॉरपोरेट जो सेक्टर के जो अनुभवी लोग होते हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं, जो कि सरकार को नीति निर्माण में मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो उसी का अध्यक्ष अभी किसे बना दिया गया, प्रमोद भाषिन को बनाया गया है, जो कि अभी तक उपाध्यक्ष थे इस संस्था के। और यह संस्था अगस्त 1981 में स्थापित हुई थी। कौन सी संस्था, ICRIER, ये अगस्त 1981 से स्थापित है, कार्य कर रही है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये इस संस्था का लोगो है जो आप ये देख रहे हो, ये इसका लोगो है। ठीक है, इंटरनेशनल लोगो जो है यही इसका है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कौन करता है, जिसने यह निर्णय दिया कि बेटियों को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ संपत्ति विरासत में जो है वो उनको प्राप्त करने का समान अधिकार है, संपत्ति विरासत को प्राप्त करने का समान अधिकार है किसको, बेटियों को। ठीक है, यह निर्णय अभी किसने दिया है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी 3 न्यायाधीशों वाली बेंच ने दिया। तो उस बेंच को हेड कौन कर रहा था, उस बेंच का प्रमुख कौन था, उस पीठ का नेतृत्व कौन कर रहा था, उसको लीड कौन कर रहा था। ऑप्शन 1 जस्टिस अरुण मिश्रा, ऑप्शन 2 है जस्टिस दीपक मिश्रा, ऑप्शन 3 जस्टिस इंदु मल्होत्रा, एंड ऑप्शन 4 जो है वो जस्टिस विनीत सरन। तो इसका जो सही आंसर है वो है जस्टिस अरुण मिश्रा। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या है, जस्टिस अरुण मिश्रा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इस पे आपको बताते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं जस्टिस अरुण मिश्रा ही हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच द्वारा किए गए ऐतिहासिक फैसले के अनुसार हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, क्या लिखा हुआ है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार 1956 में कानून के संहिताकरण से पिता, दादा और परदादा के गुणों में बेटियों का बेटों के समान उत्तराधिकार अधिकार होंगे, अर्थात इसका पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। इसका मैं मतलब आपको बता दूं, एक एक्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जो कि बना कब था, आपके सामने लिखा हुआ है कि 1956 में बना था। ठीक, कब बना था, 1956 में बना था, और उसका संशोधन किया गया 2005 में। 2005 में जब संशोधन उसका अमेंडमेंट हुआ तो उसमें ये बोला गया था, ये अधिकार जो है बेटियों को बहुत पहले दिया जा चुका है कि जो पैतृक संपत्ति है उस पैतृक संपत्ति में वो बेटों के बराबर उनका हक होगा। संयुक्त परिवार की जो पैतृक संपत्ति होगी तो बेटियों का बेटों के बराबर हक होगा। ये 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू कर दिया था, इसकी धारा 6 में संशोधन करते हुए। लेकिन अभी क्या है, इस चीज़ में थोड़ा परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा वाली अध्यक्षता वाली बेंच ने क्या कह दिया है कि अभी तक क्या था कि ये चीज़ 2005 के बाद जो जन्म लेने वाली बेटियां थी उनके लिए व्यवस्था थी, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया है, क्या लिखा हुआ है, इसका प्रभाव पूर्वव्यापी होगा, यानी कि वर्ष 2005 से पहले भी जिन बेटियों का जन्म हुआ है उनको भी यह राइट मिलेगा, ऐसा यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और बाकी इस चीज़ के बारे में यहाँ पर डीप में ऑफलाइन क्लासेस की तरह नहीं बता सकते, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डीप में बताई जा सकती है, उस पर डिस्कस किया जा सकता है। तो इसके लिए आप गूगल का सहारा लीजिए और गूगल पर इस चीज़ को सर्च करिएगा, पढ़िएगा क्या कैसे पूरा मैटर है। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेशन में जाके उसको लिखिएगा, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले 6वें प्रश्न पर। 6वें प्रश्न पर जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ठीक है ना, इन्फॉर्म कर दूं, जैसा अभी बताया कि अल्टरनेट डेज पर आपको वीडियो मिलेंगे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगा। आप लोग वीडियो में आपका कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न है अगर आपका, तो कमेंट सेशन में जाके लिखा करें, और जो भी आपका सुझाव वगैरह वो भी कमेंट में बताया करें। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे वीडियो को, तो जो है कि क्या है ना कि हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट होते हैं कि हाँ आप लोग जो है इसको अच्छे से देखोगे, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो कम से कम ये हमें मालूम तो पड़े कि आपके लिए ये हेल्पफुल है, आपके लिए मददगार साबित हो रहा है, तो उसी हिसाब से फिर हम लोग इस पर काम करते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाइक कमेंट और शेयर में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, इसी के साथ अपना अगला 6वां प्रश्न लिखा हुआ है कि उस राज्य का पता लगाएं जिसने युवाओं को सॉफ्ट लोन और सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्मा साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है। योजना का नाम क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है कर्मा साथी प्रकल्प योजना। ये योजना क्यों है, युवाओं को सॉफ्ट लोन देने के लिए और सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस राज्य ने ये योजना शुरू की है। योजना का नाम फिर से पढ़ रहे हैं, सुनिएगा, कर्मा साथी प्रकल्प योजना। ऑप्शन ए जो फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड कर्नाटका, एंड 4 कौन सा है, केरला। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 1 यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है,
आइए देखते हैं इसका जो डिटेल्स में लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 के अवसर पर पश्चिम बंगाल की सरकार यानी कि ममता बनर्जी ने कर्मा साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो ममता बनर्जी यहाँ पर आप देख रहे हो पिक्चर में, फोटो में आप देख रहे हो, ये ममता बनर्जी जी हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीएम। इन्होंने कब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यह योजना शुरू की है, जिसके तहत क्या होगा कि बेरोजगार युवाओं को जो है ना, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख जो है वो 1 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन, यानी यहाँ पर लिखा हो नरम ऋण यानी कि सॉफ्ट लोन और सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो कि यह योजना जो है युवाओं को सशक्त बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जैसा कि मोदी जी ने एक अभियान चला रखा है आत्मनिर्भर भारत का, तो युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बंगाल की सरकार जो है सॉफ्ट लोन का मतलब ये होता है कि जो है ब्याज की दरें जो होती हैं वो बहुत ही कम, यानी कि बहुत हद तक कम होती हैं। क्योंकि वो बेरोजगार युवा हैं तो उनके ऊपर कर्ज का बोझ न डालकर बहुत ही, यानी कि लो लेवल का जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके साथ लोन युवाओं को दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें सब्सिडी भी दी जाएगी, लोन देगी। ठीक है ना, कि आप किसी भी संस्था से, किसी भी बैंक से लोन लेंगे और पश्चिम बंगाल सरकार जो है ना उसमें सब्सिडी देगी, यानी कुछ पैसा वो आपका, लोन का जो पैसा होगा ब्याज का, कुछ पैसा वो आपका देगी सरकार अपनी तरफ से। ये यहाँ पर सॉफ्ट लोन और सब्सिडी का मतलब है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल का जो गवर्नर हैं, राज्यपाल जो पश्चिम बंगाल के, वो आप ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़। ठीक है, क्या नाम है? जगदीप धनखड़। और सीएम तो आप देख रहे हैं ममता बनर्जी हैं, स्क्रीन पर आपको सामने दिख रही हैं। और राज्यपाल कौन है पश्चिम बंगाल के? जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम वगैरह में। तो पश्चिम बंगाल के मैं आपको नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय उद्यान बता देता हूँ, वो आप कॉपी पर लिख लीजिएगा, और कभी भी अगर दोबारा पश्चिम बंगाल आएगा तो वहाँ पर ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। ठीक है, सुंदरवन बहुत ही फेमस, ये तो आपको बताने नहीं पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में, आप तुरंत जान जाओगे। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। एक आपका है जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, कौन सा है? जलदापरा। जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान इसलिए भी फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए ये बहुत फेमस है। जलदापरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है। इसके बाद वहाँ पर एक नेशनल पार्क कौन सा पड़ता है? बुक्सा, या फिर उसको बक्सा भी पढ़ते हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग होती है BUXA। ठीक है, तो इसको बुक्सा या फिर बक्सा नेशनल पार्क पढ़ते हैं। तो ये कुछ प्रमुख नेशनल पार्क थे, अभी एक दो और बचे हुए हैं, लेकिन प्रमुख मैंने आपको नाम बताए कौन से? सुंदरवन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदापरा नेशनल पार्क, और कौन सा? बुक्सा नेशनल पार्क। बुक्सा नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व के रूप में भी यहाँ पर उसको जाना जाता है। ठीक है, यानी कि बाघ रिजर्व क्षेत्र। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 7 पर। इंटरेस्टिंग है प्रश्न नंबर 7। लिखा हुआ है कि मोइरा केला, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि मिंदोली केला। ठीक है ना, मोइरा केला या फिर कौन सा? मिंदोली केला। और हरमल मिर्च और खाजा, 3 बातें यहाँ पर लिखी हैं। ठीक है ना, 3 बातें यहाँ पर आप देख रहे हो लिखी हुई हैं। एक तो क्या है? मोइरा केला है, दूसरा क्या है? हरमल मिर्च है, और तीसरा क्या है? खाजा। इनके लिए किस राज्य को हाल ही में GI टैग दिया गया है? 3 प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, ये देखिएगा, ये है हरमल मिर्च, और ये है मोइरा या फिर मिंदौरी केला, और ये है खाजा। ये तीनों जो है प्रोडक्ट किस राज्य के उत्पाद हैं जिनको हाल ही में GI टैग दिया गया, ये आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन 1 है महाराष्ट्र, सेकंड कर्नाटका, थर्ड है गोवा, और फोर्थ है गुजरात। इसका सही आंसर जो है वो थर्ड है, यानी कि गोवा। तो ये तीनों ही प्रोडक्ट जो हैं वो गोवा के हैं, इन तीनों को GI टैग अभी हाल ही में दिया गया है। स्पष्टीकरण, यानी कि लिखा हुआ है कि गोवा का हरमल मिर्च, मोइरा केला और खाजे को भौगोलिक संकेत यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला हुआ है। हरमल मिर्च जो है वो केवल हरमल गांव में पाई जाती है और पेरेनम तालुका के सीमावर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। मोइरा केला जो है वो बरदेस तालुका और बिचोलम तालुका, यानी कि ये गोवा के क्षेत्र हैं जहाँ पर ये विशेष रूप से ये केले पाए जाते हैं, और मोइरा गांव में ही उगाए जाते हैं। और खाजा जो है वो पारंपरिक राज्य मिठाई है, गोवा की पारंपरिक राज्य मिठाई है, और राज्य में आयोजित हिंदू यात्राओं और कैथोलिक देवताओं का एक अभिन्न अंग है। वहाँ पर उनके पूजा वगैरह में ये पारंपरिक मिठाई जो है उसका प्रयोग होता है। तो ये एक यानी कि लोकल चीज़ें हैं, इनको GI टैग दिया गया हुआ है। GI टैग के बारे में लिखा हुआ है, GI टैग दिया क्यों जाता है? तो यहाँ पर आप जो है वो देख रहे हो,
लिखा है कि भारत में जीआई पंजीकरण को भौगोलिक संकेतक परीक्षण जो है वो अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है। बाकायदा इसका एक एक्ट बना हुआ है। जीआई का जो एक्ट है वो 1999 में बना और जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। जो ये जीआई पंजीकरण भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम है 1999 में बना और सितंबर 2003 में लागू हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जीआई टैग के विषय में जो अधिनियम है वो लागू कब हुआ? सितंबर 2003 में हुआ। एक जीआई टैग को उत्पादन को अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है और स्थानीय उत्पादकों के समुदाय को लाभ सुनिश्चित करता है। जीआई टैग दे देने का मतलब ये होता है जैसे कि हरमल मिर्च को जीआई टैग दे दिया गया तो इसको कोई और यानी कि जो अवैध रूप से इसका उपयोग करने नहीं कर पाएगा कोई, यानी कि हरमल मिर्च का नाम ही फेमस होगा और ये वहीं पर जानी जाए, उसकी विशेषता वहीं से मानी जाएगी। आपके शहर में भी इस तरह के कई सारे खाद्य पदार्थ या फिर जो है और भी कोई चीज़ हो या फिर वो फूड प्रोडक्ट हो या फिर टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो, कोई ना कोई चीज़ आपके यहाँ फेमस होती है, आपके लोकल चीज़। तो वो लोकल आपकी जो स्थानीय अगर कोई वस्तु फेमस होती है तो उसको सरकार जीआई टैग देने का काम करती है, अगर उस पर कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो। अगली बात यहाँ पर लिखिए कि जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, जो जीआई रजिस्ट्री है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये तीनों चीज़ें जीआई टैग कहाँ के लिए हैं? गोवा के लिए, इनको ध्यान रखना है। मिंदौली या फिर मोइरा केला, हरमल मिर्च और खाजा कहाँ का है? गोवा के लिए है। इसी के साथ अपने 8वें प्रश्न पर आते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ 8वें प्रश्न में कि उस संगठन का नाम बताइए जिसने अतुल्य नाम का किस नाम का यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसने अतुल्य नाम का एक माइक्रोवेव उपकरण, ठीक है ना, अतुल्य नाम का एक माइक्रोवेव उपकरण विकसित किया है जो केवल 30 सेकंड में किसी भी परिसर को कीटाणु रहित कर सकता है, यानी उसको सैनिटाइज कर सकता है। एक ऐसा माइक्रोवेव जो है वो उपकरण बनाया गया है, उसका नाम रखा गया है अतुल्य, और वो क्या कर सकता है? केवल 30 सेकंड में किसी भी परिसर को वो कीटाणु रहित कर सकता है, उसको सैनिटाइज कर सकता है। किसने बनाया है? उस संगठन का नाम पूछ रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी कि DRDE, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च यानी कि DIPR। थर्ड ऑप्शन है रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि DIAT। और फोर्थ ऑप्शन है रक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि DLRL। सही आंसर जो है इसका थर्ड ऑप्शन यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, DIAT, इसने इसको बनाया हुआ है, अतुल्य नाम का एक माइक्रोवेव उपकरण। स्पष्टीकरण जो लिखा हुआ है कि रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तर नंबर 3 यानी सही था DIAT। तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसका अनावरण किया है। किसका? अतुल्य नाम के माइक्रोवेव उपकरण का अनावरण किया। यह केवल 30 सेकंड में किसी भी परिसर को विघटित कर सकता है, यानी कि उसको कीटाणु रहित कर सकता है, सैनिटाइज कर सकता है। नागपुर महाराष्ट्र में कोविड-19 वायरस का विघटन कर सकता है, यानी कि ये नागपुर महाराष्ट्र में इसका अनावरण किया गया, जो कि नितिन गडकरी जी का क्षेत्र है। और इसे रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये जो लोगो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर लोगो जो देख रहे हैं, ये इसी संस्था का है। किस संस्था का है? जो संस्था है आपकी DIAT, ठीक है ना। DIAT का मतलब क्या? डिफेंस, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि ये संस्था DRDO के तहत ही कार्य करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये जो आप संस्था देख रहे हो, कौन सी? डाइट, ठीक है, DIAT जो संस्था देख रहे हैं, ये DRDO के तहत ही काम करती है, उसी का एक विभाग है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी और उसी के द्वारा ये अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव उपकरण का अनावरण किया गया है। अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। संस्था का नाम क्या है? DIAT। इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। एक प्रकार का ये इंस्टीट्यूट है, एक यानी कि यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में लिखा हुआ है कि हर साल विश्व लेफ्ट हैंडर्स डे कब मनाया जाता था नहीं है, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप कि हर साल विश्व लेफ्ट हैंडर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 और 13 अगस्त। तो यहीं इसी पेज पर ही मैंने इसका उत्तर और स्पष्टीकरण डाला हुआ है। ऑप्शन 4 यानी कि 13 अगस्त ये इसका सही आंसर है। जो है पूरे विश्व में, पूरे जो है वर्ल्ड में जो लेफ्ट हैंडर्स डे है वो कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। देख रहे हैं आप, सामने आपके लिखा हुआ है
ठीक है। विश्व लेफ्ट हैंडर्स डे हर साल 13 अगस्त को दक्षिण पर्वों की विशिष्टता और मतभेदों को मनाने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में लगभग 10% लोग जो है वो बाएं हाथ के हैं, यानी कि दुनिया में लगभग 10% लोग लेफ्ट हैंडर्स हैं। ठीक है। और दक्षिण पर्वों की विशिष्टता मानते हैं जो राइट हैंडर्स होते हैं वो ज़्यादा विशिष्ट होते हैं। ठीक है। इस तरह के जो मतभेद हैं उन चीज़ों को हटाने के लिए ये लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया जाता है। और एक शोध के अनुसार एक ये भी चीज़ रिपोर्ट आई थी, एक बार अगर ध्यान हो आपको, कि लेफ्ट हैंडर्स वाले लोग जो होते हैं वो ज़्यादा जीनियस होते हैं। ऐसा एक बार रिपोर्ट आई हुई थी, ब्रिटेन या अमेरिका के किसी इंस्टीट्यूट की, किसी यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट थी। चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं अपना। ठीक है। हर साल विश्व लेफ्ट हैंडर डे कब मनाते हैं? 13 अगस्त को मनाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विश्व अंगदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर 15 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त। तो सही आंसर है इसका भी है 13 अगस्त, यानी कि हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। चीज़ ध्यान रखेंगे आप। स्पष्टीकरण में लिखा है कि आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि 13 अगस्त को यह दिवस हर साल मनाया जाता है ताकि मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित किया जा सके, उनको मोटिवेट किया जा सके और अंगदान के महत्व के बारे में जो है अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वर्ष 2010 में नई दिल्ली में 6वें विश्व और पहली बार भारतीय अंगदान दिवस और अंगदान कांग्रेस का शुभारंभ किया गया था। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, यानी कि भारत जो है वो 2010 से इस दिवस को मना रहा है, इसको आयोजित कर रहा है। पहली बार भारत ने वर्ष 2010 में विश्व अंगदान दिवस मनाया था और अंगदान कांग्रेस यानी कि एक सभा का जो है शुभारंभ भी किया था। हर साल एक, यानी कि जो आयोजन होगा वो का उसका भी शुभारंभ किया हुआ था। लेकिन वर्ष 2010 में जब भारत ने पहली बार मनाया अंगदान दिवस तो वो दुनिया का 6वां अंगदान दिवस था। ठीक है। लेकिन भारत ने पहली बार 2010 में इसको मनाया था। कौन सा? वर्ल्ड ऑर्गन डे, अंगदान दिवस। ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गई होगी कब मनाते हैं। तो 13 अगस्त को इसको मनाया जाता है। ठीक। क्यों मनाते हैं? कि लोगों की मृत्यु के बाद उनको अंगदान करने के लिए मोटिवेट किया जा सके और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके, इसके लिए। तो जो आज के अपने 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्नों की जो श्रृंखला सीरीज़ है वो समाप्त की जाती है। और अगले 10 क्वेश्चंस के लिए जो है हम लोग अल्टरनेट डेज पर यानी कि सैटरडे को आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अगला जो वीडियो होगा वो आपको सैटरडे को मिलेगा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। और यहाँ पर एक आप जो है वो मोटिवेशनल एक विचार देख रहे हो सुभाष चंद्र बोस जी का, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आज मैंने यहाँ पर मुझे मिला, अच्छा लगा, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर इसको पिक्चर में इंसर्ट किया हुआ है। लिखा हुआ है कि सफलता हमेशा जो है वो असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो सफलता है वो हमेशा जो है वो फेल्योर के ही पिलर्स पर खड़ी होगी। ठीक है ना। पहले क्या होगा? फेल्योर्स का पिलर, और उस पिलर पर आपको मिलेगी सक्सेस। तो इसलिए किसी को भी जो है फेल्योर्स से पीछे नहीं हटना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये बात सुभाष चंद्र बोस जी ने बोली हुई है। ठीक है। तो ये अच्छा एक विचार था, इस वजह से यहाँ पर इसको रखा है मैंने। और ये 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है आपको पूरी यहाँ पर मिली। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बाकायदा आप इनके नोट्स बनाइएगा। ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें नोट करिएगा। जैसे आप कभी ऑफलाइन क्लासेस में हमसे पढ़ा करते थे उसी प्रकार से चीज़ों को नोट करिएगा, तभी इसका लाभ आपको मिल सकेगा। और वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है। आज के लिए क्लास यहीं तक, और इसके बाद फिर अगला वीडियो आपको मिलेगा सैटरडे को। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक। जय हिंद।